ऑल राइट गाइस, तो स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। और फ्रेंड्स, हम लोगों ने अपने पिछले वीडियो में बना लिया था यहाँ पे लॉगिन ऐप विद द हेल्प ऑफ एंगुलर। तो हम लोगों ने यूज़ किया था यहाँ पे एंगुलर। अब एंगुलर का यूज़ करके हम लोगों ने फ्रंट एंड बनाया था और बैक एंड में यूज़ किया था हम लोगों ने स्प्रिंग बूट, अगर आपको पता हो। और हम लोगों ने कंप्लीट स्प्रिंग बूट सीखा भी है। तो यहाँ पे अगर आपने प्लेलिस्ट नहीं देखी तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप जाके प्लेलिस्ट जरूर देख लीजिए, क्योंकि वहाँ पे मैंने बहुत सारी चीज़ें आपको समझाई हुई। तो आपको टेंशन एकदम ही नहीं लेना है, आपको बस स्टेप बाय स्टेप वीडियोज़ को देखना है। बहुत सारे हमारे मित्र लोग, दोस्त लोग, फ्रेंड लोग रिक्वेस्ट कर रहे थे कि सर जो हम लोग ने लॉगिन ऐप बनाया है उसको डेटाबेस के साथ कैसे कनेक्ट करेंगे, क्योंकि हमने वहाँ पे फेक सर्विस बना दी थी और यूज़र और पासवर्ड वहाँ पे रख दिया था और वही यूज़र से हम लोग लॉगिन कर पा रहे थे। तो हम लोग उसको डेटाबेस के साथ कैसे कनेक्ट करेंगे जिससे कि हम लोग क्या कर पाएँ, हम लोग डेटाबेस के साथ लॉगिन करा पाएँ। तो हम लोग को मतलब बहुत ही सिंपल स्टेप फॉलो करना है एकदम। जो सर्विस बनानी है हमें, वो हमें डेटाबेस से कनेक्ट करा देनी है। अभी हम लोग सर्विस में डायरेक्ट कांस्टेंट मतलब सेम यूज़र ले रहे थे, बार बार वहाँ पे यूज़र का ऑब्जेक्ट बना के रिटर्न करा दे रहे थे। बट अब हमें क्या करना पड़ेगा, हमें डेटाबेस से सर्विस बनानी पड़ेगी और सर्विस से हमें अपनी रिपोजिटरी कॉल करनी पड़ेगी और रिपोजिटरी के अंदर हम लोग अपने डेटाबेस का कोड मतलब फंक्शन कॉल कर रहे होंगे। तो बेसिकली सब लोग आपस में बस कनेक्ट कर देना है, कोई भी कोड में चेंजेस नहीं करने। सबसे पहले आपको डेटाबेस की कॉन्फ़िगरेशन कर लेनी है, देन आपको एक रेपो बना लेनी है, रिपोजिटरी बना लेनी है जो जिसके पास फंक्शंस होंगे डेटाबेस में वैल्यूज़ को रख पाए और वहाँ से वैल्यूज़ को निकाल पाए। उसके बाद आपको सिंपली क्या करनी है, सर्विस बना लेनी है और उसी सर्विस को अपने यहाँ से यहाँ पे कॉल कर लेना है। दैट्स इट। वो सर्विस कॉल हो जाएगी, लोड बाय यूजर नेम, और डायरेक्ट वो हमारा काम हो जाएगा। तो इस वीडियो में उसको इंप्लीमेंट करते हैं। तो चलते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे और उसको इंप्लीमेंट करते हैं। और आपको क्या करना है, सिंपली हमें सपोर्ट करने के लिए वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है। चलते हैं और इसको इंप्लीमेंट करते हैं। तो गाइस, हमारे यहाँ पे MySQL डेटाबेस ओपन है। MySQL डेटाबेस का GUI MySQL वर्कबेंच ओपन है। यहाँ पे हम लोग डेटाबेस क्रिएट करेंगे, ठीक है। उसके बाद हमारा ऐप ओपन है यहाँ पे, और ऐप में सब कुछ मैं अभी फिलहाल बंद कर दूंगा। ये बैकएंड का ऐप है, फ्रंट एंड का ऐप नहीं है। हम लोग बैकएंड के ऐप पे ही यहाँ पे कोडिंग करने वाले हैं, ठीक है। दैट्स इट। यही दो चीज़ें हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, अपने डेटाबेस में आ जाना और यहाँ एक डेटाबेस स्कीमा क्रिएट करना है। अब स्कीमा कैसे क्रिएट होता है तो आपको पता ही है, ठीक है। सिंपल आपको वर्कबेंच पे क्या करना है, राइट क्लिक करना है और यहाँ पे क्रिएट स्कीमा पे क्लिक कर देना है। एंड सिंपल ये स्कीमा का नाम पूछेगा तो आप यहाँ पे नाम दीजिए, मैं दे रहा हूँ लॉगिन ऐप, ठीक है। लॉगिन ऐप सिंपल एंड अप्लाई कर देंगे। दैट्स इट। एंड अप्लाई कर देंगे एंड सिंपल फिनिश कर देंगे। आप देखोगे तो यहाँ पे आपका ऐप क्रिएट हो चुका है, लॉगिन ऐप। इसी के अंदर हमारी टेबल बन जाएगी, यूज़र की टेबल, रोल की टेबल। आप जैसे इंप्लीमेंटेशन करेंगे वो सारी टेबल यहाँ पे बन जाएगी, ठीक है। तो परफेक्ट है, यहाँ बन गया। अब सिंपली हम ऐप में आ जाएंगे और अपने डेटाबेस को अपने ऐप के साथ कनेक्ट करेंगे। कनेक्ट करने के मतलब बहुत सिंपल तरीका है, बहुत। अगर आप स्प्रिंग बूट यूज़ करो कनेक्ट करने के लिए, सिंपल आपको एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज़ में यहाँ पे सिर्फ प्रॉपर्टीज़ स्पेसिफाई करनी है, दैट्स इट। और उससे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, pom.xml में MySQL कनेक्टर जुड़ा यहाँ पे लाना होगा। क्या लाना होगा, MySQL कनेक्टर आपको यहाँ पे लाना होगा। अगर आपका MySQL कनेक्टर नहीं आया तो फिर क्या होगा, फिर दिक्कत होगी, क्योंकि ड्राइवर नहीं आएगा। और ड्राइवर नहीं आएगा तो ऑब्वियस बात दिक्कत हो जाएगी। तो आपको क्या करना है, pom.xml में MySQL कनेक्टर की डिपेंडेंसी लानी होगी। अगर आप मुझे फॉलो कर रहे हो तो आपको पता होगा MySQL कनेक्टर कहाँ से लाना है। सिंपल आप गूगल कर सकते हो, अगर आपको पहले से आपके पास कोई pom.xml फाइल है तो वहाँ से सिंपल कॉपी पेस्ट कर दो। ग्रुप आईडी बेसिकली MySQL है एंड आर्टिफैक्ट आईडी है MySQL कनेक्टेड जावा, दैट्स इट। और स्कोप है रन टाइम, इतना करना है, ठीक है। आप इससे नेट से भी ला सकते हो, बट मैं फिलहाल हम लोग इतने सारे कोड कर चुके हैं कि हमारे पास ऑलरेडी कोड है। तो हमें क्या करना है, नेट पे जाने की क्यों जरूरत है, बार बार भैया गूगल ओपन करें। सिंपल यहाँ पे मेवन पे आप ओपन कर लोगे एंड सिंपल रिफ्रेश कर लोगे इसको, तो डिपेंडेंसीज रिजॉल्व हो जाएंगे। देखो यहाँ पे आ गया रिजॉल्विंग मेवन डिपेंडेंसीज, परफेक्ट। इतना हो जाते हैं, देन हम लोग कोड करना स्टार्ट करते हैं एंड डेटाबेस कॉन्फ़िगर कर लेते हैं। डेटाबेस कॉन्फ़िगर करना इंपॉर्टेंट है, क्यों, क्योंकि जब डेटाबेस कॉन्फ़िगर सही होगा तभी सारी चीज़ें प्रॉपर होंगी। अगर डेटाबेस कॉन्फ़िगर नहीं होगा तो दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे कमेंट आप अपनी एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज फाइल में ऐसा लगाओगे, हैज़ लिख दोगे कॉन्फ़िगरिंग या कॉन्फ़िगर डेटाबेस, दैट्स इट, ठीक है। कॉन्फ़िगर डेटाबेस थोड़ा बड़ा कर लेते हैं और इसको थोड़ा सा इधर कर लेते हैं। अब सबसे पहले हमें URL चाहिए। तो आप सिंपली देखें, सजेस्ट कर रहा है ये URL, कंट्रोल स्पेस नहीं सजेस्ट कर रहा, तो आपको पूरा टाइप करना पड़ेगा और यही थोड़ा सा दिक्कत है, बट कोई बात नहीं, हमें याद है तो कर देंगे spring.datasource.url। और यहाँ पे आपको डेटा सोर्स देना है, तो बेसिकली URL देना है। तो आप लिखेंगे JDBC MySQL एंड फिर / फिर लिखेंगे लोकल होस्ट अपने इसी सिस्टम का पोर्ट नंबर या जिस सिस्टम में आपका MySQL चल रहा हो, ठीक है। तो लोकल होस्ट 3307 में हमारा चल रहा है MySQL। आपका MySQL सर्वर जिस पे चल रहा होगा 3306 वो यहाँ पे डालिएगा, यहाँ पे, ठीक है। एंड देन हम क्या करेंगे, स्लैश के बाद हम लिखेंगे स्मार्ट कॉन्टैक्ट
स्मार्ट कॉन्टैक्ट तो ये भैया दूसरा है, ठीक है। यहाँ पे हमारे डेटाबेस का नाम क्या था, लॉगिन ऐप, लॉगिन ऐप, ठीक है, परफेक्ट है। और आपको सर्वर टाइम जोन अगर बताना है तो आप यहाँ पे सर्वर टाइम जोन, ठीक है, मेरे में ऐसा बताना पड़ता है तो मैं यहाँ पे बता दे रहा हूँ UTC दैट्स इट, सर्वर टाइम जोन, UTC जोन एन होगा, सर्वर टाइम जोन लॉगिन है, परफेक्ट है। तो ये वायरल हो गया। देन हमें यूज़र नेम बताना है तो हम लिखेंगे स्प्रिंग डॉट डेटा सोर्स डॉट यूज़र नेम, और बेसिकली हमारा यूज़र नेम रूट है। इसी तरह हम बता देंगे स्प्रिंग डॉट डेटा सोर्स डॉट पासवर्ड, तो ये हमारा पासवर्ड बन जाएगा, रूट दोनों पासवर्ड है। देन हमें ड्राइवर क्लास नेम बताना है तो हम लिखेंगे स्प्रिंग डॉट डेटा सोर्स डॉट ड्राइवर डैश क्लास डैश नेम, और ड्राइवर क्लास नेम मैं यूज़ कर रहा हूँ com.mysql.cj.jdbc.driver, ठीक है। तो CJ बेसिकली लेटेस्ट है, आप CJ हटा भी सकते हो, बट जो पुराना ड्राइवर अगर CJ हटा दोगे तो ये बेसिकली ड्राइवर जो पहले काम करता था बट अब डेप्रिकेट हो चुका है, तो आप इसको हटा दीजिएगा, ठीक है। मतलब आपको CJ लिखना पड़ेगा, लिख दो, ज़्यादा बेटर है, बेस्ट प्रैक्टिस रहेगी। एंड देन मैं चाहता हूँ कि टेबल अपने आप क्रिएट हो जाए, तो मुझे DDL ऑटो को अपडेट करना पड़ेगा, तो आप लिखेंगे स्प्रिंग डॉट jpa डॉट देन हाइबरनेट डॉट DDL डैश ऑटो, एंड इसमें हम क्या कर देंगे, अपडेट करने। एक बार फिर से चेक कर लेते हैं, स्प्रिंग डॉट jpa डॉट हाइबरनेट डॉट DDL डैश ऑटो, परफेक्ट है। आपको अगर डायलेक्ट बताना है तो आप डायरेक्ट भी बता सकते हो, स्प्रिंग किससे, स्प्रिंग डॉट jpa डॉट प्रॉपर्टीज डॉट हाइबरनेट डॉट डायलेक्ट, ठीक है। और यहाँ पे आप org डॉट हाइबरनेट डॉट डायलेक्ट डॉट MySQL, ठीक है, MySQL 8 डायलेक्ट, ठीक है। तो ये बेसिकली डायलेक्ट है क्योंकि मैं MySQL 8 यूज़ कर रहा हूँ, आप अपना जो भी MySQL का वर्जन यूज़ करोगे वो आप यहाँ पे डालिएगा, ठीक है। अब मैं यहाँ पे क्वेरी भी देखना चाहूँगा कि क्वेरी सही चल रही है कि नहीं, कौन सी क्वेरी है इसको देखना है, तो मैं यहाँ लिख दूँगा स्प्रिंग डॉट jpa डॉट सो डैश SQL इक्वल टू ट्रू, ठीक है। फॉर्मेट भी करना है तो आप फॉर्मेट SQL भी लगा सकते हो, दैट्स इट। मुझे यही सारी इन्फॉर्मेशन चाहिए और नहीं, बस मेरे डेटाबेस की इन्फॉर्मेशन हो चुकी है। आप ये वाली नहीं भी लगाओगे तब भी काम हो जाएगा, ठीक है। अब मुझे एक और प्रॉपर्टी हम pom.xml में लगानी पड़ेगी, क्योंकि हम लोग ने ड्राइवर तो लगा लिया, एक और डिपेंडेंसी लगानी पड़ेगी स्प्रिंग स्टार्टर डेटा JPA की, क्योंकि हम लोग ने स्प्रिंग स्टार्टर डेटा JPA तो लगाया नहीं, और अगर स्प्रिंग स्टार्टर डेटा JPA नहीं लगाएंगे तो डेटाबेस की सारी JPA और हाइबरनेट की फंक्शनलिटी तो हमें मिलेगी नहीं। तो हमें यहाँ पे स्प्रिंग बूट स्टार्टर डेटा JPA भी लाना होगा, तो आप यहाँ से इसको भी ला दीजिएगा, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, मैं कहीं भी आप डिपेंडेंसीज के नीचे पेस्ट कर दीजिए ये वाली स्प्रिंग बूट स्टार्टर डेटा JPA, तो आप ये भी कॉपी कर सकते हो या बनाते समय ही ऐड कर लो, ज़्यादा बेटर है, ठीक है। तो मैंने इसको भी रिफ्रेश मार दिया। अब हमारा बेसिकली सारा काम आएगा। अब ये भी हमारा क्या करेगा, ये भी सजेस्ट करेगा, ये नहीं सजेस्ट कर रहा था इसीलिए तभी मुझे लग गया था कि हम लोग कोई डिपेंडेंसी क्या कर गए, मिस कर दिए हैं। तो ये तरीका होता है, जब आप काम करोगे तो सारी चीज़ें समझ जाओगे, और चीज़ें आपको बहुत स्टेप बाय स्टेप आराम से करनी होती हैं। अगर आप थोड़ा सा भी गड़बड़ करोगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है। मतलब कहीं ना कहीं दिक्कत हो जाएगी, और दिक्कत हो जाएगी तो आपका काम वैसे नहीं होगा। थोड़ा सा यहाँ पे रिजॉल्विंग हो रहा है डिपेंडेंसी, तो इस डिपेंडेंसीज को रिजॉल्व हो जाने देते हैं, देन हम लोग आगे बढ़ते हैं कौन कौन से मॉडल्स बनाने, कौन कौन सी डिपेंडेंसीज क्रिएट करनी है, ठीक है। तो आप देखोगे यहाँ पे कुछ दिक्कत हो रही है। यहाँ पे क्या कह रही है, ये कह रहा है हाइबरनेट कोर 5 फ्रॉम सेंट्रल, ठीक है। ये कह रहा है देखो कुछ। तो गाइज अगर आपको ये प्रॉब्लम आती है कैनॉट रिजॉल्व org डॉट हाइबरनेट कोलन हाइबरनेट कोर 5.4.23 फाइनल, तो आप बेसिकली ये स्प्रिंग बूट का जो लेटेस्ट वर्जन है वो दिक्कत कर रहा है। तो मैं सिंपली अपना जो स्प्रिंग बूट का वर्जन है थोड़ा सा डाउनग्रेड मतलब नीचे ले जाऊँगा। देखोगे यहाँ 2.4 है, वहाँ पे मैं 2.3.5 पे ले जाऊँगा, एंड देन सिंपली इसको रिफ्रेश कर दूंगा, दैट्स इट। तो अभी जो नया वर्जन है उसमें कुछ थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही है, पता नहीं क्यों, बट फिलहाल मैंने यहाँ पे देखो अपना वर्जन डाउनग्रेड कर दिया, दैट्स इट। और मैंने सिंपली सिंक कर दिया, हमारा प्रोजेक्ट परफेक्टली चल रहा है, एंड सब कुछ यहाँ पे हमारा सिंक हो गया है प्रॉपरली, ठीक है। तो हमने डिपेंडेंसीज में कोई भी चेंजेस नहीं किए, बट सिंपली अगर दिक्कत आएगी तभी आप करिएगा। इसको थोड़ा सा मैंने पीछे कर दिया, दैट्स इट। अब यहाँ पे आएंगे एंड अब ये वाला भी डायलेक्ट भी दिखाने लगेगा, सजेस्ट करने लगेगा। आप देखोगे MySQL 8 का भी MySQL देखोगे सजेस्ट करने लगा, 5 है उसी तरह 8 है। तो मैं बेसिकली 8 यूज़ कर रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे 8 वाला डायलेक्ट चूज़ करूँगा, ठीक है। 8 वाला डायलेक्ट यहाँ पे चूज़।
अब हमारा सब कुछ कॉन्फ़िगरेशन हो चुकी है, डेटाबेस कॉन्फ़िगरेशन। अब बेसिकली मुझे क्या करना है, मुझे सिर्फ और सिर्फ अब यहाँ पे अपना मॉडल बनाना है, रिपोजिटरी बनानी है, एंड दैट्स इट। तो एक एक करके हम लोग मॉडल बना लेते हैं, देन रिपोजिटरी बना लेते हैं। अब सबसे पहले आप खुद देखोगे तो मेरे पास यहाँ पे यूज़र डिटेल सर्विस थी, कस्टम यूज़र सर्विस थी, देखिए कस्टम यूज़र डिटेल सर्विस, जिसमें मैंने इंप्लीमेंट किया था। देखोगे तो यहाँ पे इंप्लीमेंट मैंने किया था यूज़र डिटेल सर्विस, ठीक है। एंड मैंने यहाँ पे देखो यूज़र का ऑब्जेक्ट बना दिया था और मैंने यूज़र क्लास भी नहीं बनाई थी। तो आप खुद सोचोगे ये क्लास कहाँ से आई होगी। तो अगर आप इस क्लास को देखना चाहोगे तो ये बेसिकली जो क्लास है पब्लिक यूज़र, ये स्प्रिंग के अंदर की क्लास है, org.spring.security.course.user-details, ठीक है। तो ये इस पैकेज की क्लास है और इसके पास देखो बहुत सारी चीज़ें हैं। तो हम क्या करेंगे, अब मुझे बाय डिफ़ॉल्ट यूज़र नहीं चाहिए, मुझे अपना यूज़र क्रिएट करना है। तो हम क्या करेंगे, एक यूज़र नाम से क्लास बना लेंगे जिसके अंदर यूज़र की डिटेल जो जो मुझे चाहिए वो हम रख देंगे। तो सिंपल आपको कुछ नहीं करना, अपने मॉडल में राइट क्लिक करना है, न्यू पे चलना है, सिंपल यहाँ पे क्लास बना लेना है यूज़र की, ठीक है। यूज़र की क्लास सिंपल बना लो। अब जो जो यूज़र के पास रखना है वो आप यहाँ पे यूज़र के पास रख दो। जैसे सपोज मुझे चाहिए यूज़र की आईडी, तो मैं लिखूँगा प्राइवेट लॉन्ग आईडी, प्राइवेट लॉन्ग लॉगिन नहीं, लॉन्ग यूज़र आईडी ले लो, चाहे आईडी ले लो, ठीक है। उसी तरह हम प्राइवेट स्ट्रिंग, एक नेम होगा, ठीक है, या यूज़र नेम ले लो, एक प्रॉपर नेम होगा यूज़र नेम। तो मैं फ़िलहाल यूज़र नेम ले रहा हूँ। एंड प्राइवेट स्ट्रिंग पासवर्ड ले लेता हूँ। ईमेल ले लो, आपको जो मर्जी वो ले सकते हो, यहाँ पे ये डिपेंड करता है आप पे, ठीक है। ईमेल ले लो, ठीक है। एक आप यहाँ पे रोल इंपॉर्टेंट है, रोल ले लो कि भैया एडमिन होगा कि क्या होगा। तो मैंने यहाँ पे एक सिंपल रोल ले लिया। आप रोल के लिए अलग बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, आप रोल के लिए अलग क्लास बना सकते हो क्योंकि फिर वहाँ पे मैपिंग आ जाएगी। अभी मैंने सिंपली यहाँ पे एक स्ट्रिंग ले लिया है, बट आप रोल अलग से भी बना सकते हो, अलग क्लास में बना सकते हो, देन मैप कर सकते हो यहाँ पे, ठीक है। ऐसा भी कर सकते हो आप, ऐसे बहुत सारी चीज़ें ले सकते हो, डिपेंड करेगा आप पे। यहाँ पे प्राइवेट बुलियन, ये यूज़र लॉग इनेबल्ड है कि डिसेबल्ड है, आप उसके लिए आप इनेबल्ड करके यहाँ पे एक प्रॉपर्टी ले सकते हो, ठीक है। ऐसे करके आप n नंबर ऑफ चीज़ें ले सकते हो। टोटल मैं यहाँ पे लिख देता हूँ मोर प्रॉपर्टीज़, मोर फील्ड्स या मोर प्रॉपर्टीज़ एज योर प्रोजेक्ट रिक्वायरमेंट। तो जैसा आपका रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से आप क्या ले लो, आप अपनी प्रॉपर्टीज़ को यहाँ पे डिफाइन कर लो। देन आप कंस्ट्रक्टर बना लो। आप डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर तो आपको बनाना ही बनाना है, तो हम डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर बना लेंगे, सेलेक्ट रन कर देंगे और एक कंस्ट्रक्टर बना लेंगे जो पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर होगा। तो हम कंस्ट्रक्टर एंड सेलेक्ट ऑल कर देंगे, जिससे अब लोग कहते हैं कभी कभी कि सर आप दोनों कंस्ट्रक्टर क्यों बना रहे हो। तो बेसिकली कंस्ट्रक्टर का मतलब क्या होता है, पहले आप ये समझिए। कंस्ट्रक्शन मीन्स व्हाट, कंस्ट्रक्टर मीन्स व्हाट, कंस्ट्रक्टर मीन्स कि ये बेसिकली हमें हेल्प करेगा इस क्लास के ऑब्जेक्ट को कंस्ट्रक्ट करने के लिए। मतलब मैंने दो तरीके बता दिए हैं, एक तरीका इसकी हेल्प से आप ऑब्जेक्ट बना सकते हो और साथ ही साथ में आप इसकी भी हेल्प से आप ऑब्जेक्ट बना सकते हो। तो आपके पास कितने तरीके हैं ऑब्जेक्ट को क्रिएट करने के, आपके पास n नंबर ऑफ वेज हैं, दो तरीके हैं, और भी ऑब्जेक्ट्स बनाने के आप तरीके बना सकते हो बाय क्रिएटिंग अ कंस्ट्रक्टर। तो जब चाहेंगे, जब हमारे पास इतनी सारी फील्ड होंगी तो मैं ये वाला कंस्ट्रक्टर यूज़ कर लूँगा, जब मेरे पास कुछ नहीं होगा तो मैं ये यूज़ कर लूँगा, एंड फिर मैं गेटर सेटर बना लूँगा, एंड जब जरूरत पड़ेगी तो मैं गेटर सेटर भी यूज़ कर लूँगा, ठीक है। तो आप देखो मेरे पास गेटर सेटर है, और आपको ज़रूरत पड़ी तो आप यहाँ पे टू स्ट्रिंग मेथड बना लो, कोई इशू नहीं, आप टू स्ट्रिंग मेथड बना लो, टू स्ट्रिंग एंड सबके लिए टू स्ट्रिंग। तो ये तो बेसिकली बीन क्लास मुझे बनानी थी। अब क्योंकि इसको मुझे डेटाबेस में भी स्टोर करना है, सो हमें इस क्लास को एंटिटी क्लास बनानी पड़ेगी। कैसे बनाएंगे, यहाँ पे आ जाओगे ऊपर एंड @entity। आपको टेबल कुछ कस्टमाइज़ करना है तो आप यहाँ पे टेबल बना सकते हो। टेबल में आप लिख सकते हो कि भाई हमारी टेबल का नाम क्या होगा, टेबल का नाम बेसिकली मैं लिखने वाला हूँ यूज़र, ठीक है, परफेक्ट। और बहुत सारी चीज़ें आप डिफाइन कर सकते हो। यहाँ पे मैं इसको बनाने वाला हूँ आईडी, एंड इसको ऑटो इंक्रीमेंट करने वाला हूँ। तो आप यहाँ पे जनरेटेड वैल्यू और इसमें आप रखोगे स्ट्रेटजी। कैसी स्ट्रेटजी आपकी होगी, तो मैं बेसिकली यहाँ पे ऑटो यूज़ करूँगा, ऑटो जनरेशन टाइप ऑटो, ठीक है। तो ये बेसिकली अपने आप से डेटाबेस में इंक्रीज होती रहेगी एक एक करके, ठीक है। उसके बाद आप कोई वैल्यू चेंज करनी है तो कर सकते हो, बट मैं नहीं करने वाला। यूज़र नेम, पासवर्ड, ये सब चीज़ मैं आपको हाइबरनेट की सीरीज़ में बता चुका हूँ, ठीक है। तो अब मुझे कुछ भी नहीं करना, बस मेरा डेटा सेव हो जाएगा डेटाबेस में। यूज़र टेबल के अंदर कॉलम्स आ जाएंगे, आईडी, यूज़र नेम, पासवर्ड, ईमेल, रोल एंड इनेबल्ड, ये सारे आ जाएंगे। जब ये सारे आ जाएंगे तो अब आपको कुछ करना ही नहीं है, ठीक है। अब आपको सिंपली क्या करना है, अब आपको यहाँ पे एक कस्टम यूज़र डिटेल बनाना पड़ेगा, ठीक है। क्या बनाना पड़ेगा, कस्टम यूज़र डिटेल सर्विस, जो हमने बनाया था, जो हमने बना के रखा था। ये तो सर्विस है, बेसिकली ये सर्विस है। अब हमें क्या करना होगा, एक हमें बनाना पड़ेगा कस्टम यूज़र डिटेल, जिसके पास बेसिकली डिटेल होगा, मतलब उसके पास
गेट ऑथोरिटीज़ करके मेथड होगा, गेट पासवर्ड करके मेथड होगा, गेट यूज़र नेम, मतलब उसके पास बेसिक फंक्शनैलिटी होगी कि भैया यूज़र पे क्या क्या ऑपरेशंस परफॉर्म करना है, यूज़र का डेटा निकालना है, यूज़र का चेक करना कि एक्सपायर्ड है कि नहीं। तो आप देखो परेशान मत हो, आप सिंपली मॉडल पे ही बना लो, राइट क्लिक करो और यहाँ पे सिंपली क्लास बना लो, जिसका नाम दे दो कस्टम, मतलब अपना कस्टम यूज़र डिटेल्स, ठीक है, कस्टम यूज़र डिटेल्स। और सिंपल, क्योंकि ऑलरेडी हम लोग यूज़र डिटेल यूज़ कर रहे हैं, यहाँ पे कर रहे थे यूज़र डिटेल, ये देखिए यूज़र डिटेल यूज़ कर रहे हैं, बट ये जो यूज़र डिटेल है ये बना बनाया है, ये org.springframework.security.core.user डिटेल से आ रहा था। बट इस बार हम लोग यूज़र भी अपना बना रहे हैं, यूज़र डिटेल भी अपना बना रहे हैं। तो हम लोग सिंपली आएंगे यूज़र डिटेल्स में, यहाँ पे सिंपली हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एक्सटेंड्स कर लेंगे यूज़र डिटेल्स, ठीक है, यूज़र डिटेल एक्सटेंड कर लेंगे एंड सिंपली हम लोग क्या करेंगे, इम्प्लीमेंट मेथड्स पे क्लिक कर देंगे। और तो देखो कितने मेथड्स आ जाएंगे, यूज़र ऑथोरिटीज़ आ जाएगा, गेट पासवर्ड, गेट यूज़र नेम, इज अकाउंट एक्सपायर्ड, नॉन एक्सपायर्ड, इज अकाउंट नॉन लॉग्ड, इज क्रेडेंशियल नॉन एक्सपायर्ड, इज इनेबल्ड। सिंपली हम ओके कर देंगे, दैट्स इट। तो इसने सारे इंपॉर्टेंट मेथड्स को कॉल कर लिया है, मतलब जो इसे चाहिए उसने कर लिया है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे कुछ दिक्कत हो रहा है, ये क्या कह रहा है, इसमें कंस्ट्रक्टर वगैरह बनाना पड़ेगा, ठीक है। सो देखो नो इंटरफेस एक्सपेक्टेड ईयर, ठीक है। सो बस एक सेकेंड, ठीक है। तो ये बेसिकली इंटरफेस है, तो इंटरफेस में हम लोग को यूज़ करना है इम्प्लीमेंट्स, दैट्स इट। अब हमें इनमें इसको ओवरराइड करना है, ओवरराइड करके सारी चीज़ें डिफाइन करनी है। तो आप देखते जाओ, बेसिकली यूज़र डिटेल को चाहिए होता है यूज़र, तो मैं यहाँ पे एक वेरिएबल ले लूँगा प्राइवेट यूज़र, ठीक है, एंड इसको हम लोग इंजेक्ट कर देंगे विद द हेल्प ऑफ कंस्ट्रक्टर। तो हम लोग कंस्ट्रक्टर, मतलब जब हम यहाँ पे कस्टम यूज़र डिटेल का ऑब्जेक्ट बनाएंगे तब मुझे पास करना होगा यूज़र। अब इस यूज़र के अंदर डेटा आ चुका होगा, तो अब वही सारा डेटा यहाँ से हमें रिटर्न करना है। तो देखो पासवर्ड में आपको यूज़र डॉट गेट पासवर्ड चाहिए, मतलब जब आप गेट पासवर्ड कॉल करोगे तो आपको यूज़र डॉट गेट पासवर्ड, जो यूज़र का पासवर्ड है वो मिल जाएगा, परफेक्ट। यूज़र नेम में भी हम लोग क्या करेंगे, यूज़र डॉट गेट यूज़र नेम, परफेक्ट है। एंड यहाँ से ट्रू रिटर्न कर दो, अभी तो कुछ नहीं करना है, मतलब सब कुछ ट्रू है एंड क्रेडेंशियल्स भी ट्रू है। और इनेबल्ड में आप यहाँ से यूज़र डॉट इज इनेबल्ड रिटर्न कर सकते हो, बट चाहो तो आप यहाँ पे ट्रू भी रिटर्न कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ट्रू भी रिटर्न कर सकते हो, ठीक है। तो फिलहाल हम ट्रू रिटर्न कर दें क्योंकि अभी मुझे इनेबल और डिसेबल नहीं करना कुछ है। तो बेसिकली सारा काम हो गया। लास्ट इसके पास अथॉरिटी क्या क्या होगी, मतलब यहाँ से मुझे कलेक्शन रिटर्न करना है। तो कलेक्शन बेसिकली यहाँ मेरे पास यहाँ पे एक क्लास है जिसका नाम है सिंपल ग्रांटेड अथॉरिटी। तो मैं उसका ऑब्जेक्ट बनाऊंगा न्यू सिंपल ग्रांटेड अथॉरिटी, और इसे मैं पास कर दूंगा यूज़र डॉट गेट रोल, ठीक है। तो इसके पास रोल आ जाएगा, उसका मैं ऑब्जेक्ट एक वेरिएबल में स्टोर कर लूँगा, ठीक है। अब इस सिंपल ग्रांटेड अथॉरिटी का एरे मुझे रिटर्न करना है, एरे लिस्ट, क्योंकि कलेक्शन है तो कलेक्शन तो किसी टाइप का हो सकता है। तो मैं यहाँ क्या करूँगा, लेटेस्ट वर्जन जावा यूज़ कर रहा हूँ, तो लिस्ट ऑफ, और ऑफ में सिंपल, ठीक है, सिंपल ग्रांटेड अथॉरिटी यहाँ पे यूज़ कर दूंगा। तो लिस्ट में सिर्फ एक ही आइटम है, परफेक्ट है। तो सब कुछ रिटर्न है, इसके पास अथॉरिटी क्या क्या अथॉरिटी वो भी मैंने यहाँ से रिटर्न कर दिया। तो हमारे पास दोनों क्लास रेडी हैं, क्या यूज़र वाली क्लास भी रेडी है और साथ ही साथ में हमारे पास यहाँ पे कस्टम यूज़र डिटेल्स भी रेडी हैं। अब मुझे यही दोनों क्लास अपने सर्विस में यूज़ करना है, यहाँ पे यूज़ करना है। दैट मीन्स ये जो कॉन्स्टेंट डेटा है, इस डेटा को हमें हटाना है। तो मैं क्या करूँगा, पूरी की पूरी इफ़ यहाँ क्या करूँगा, देखो मैंने इफ़ को क्या कर दिया, इफ़ को कमेंट कर दिया। अब मुझे अपना बेसिकली यहाँ पे काम करना है, देखो कैसे करना है, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मुझे एक रेपोजिटरी बनानी है, क्योंकि यहाँ से अब मुझे यूज़र डेटाबेस से निकालना है, तो मुझे एक रेपो क्रिएट करनी पड़ेगी, रेपो, ठीक है। तो रेपो कैसे क्रिएट करेंगे, सिंपल हम लोग आएंगे, एक नया पैकेज बनाएंगे क्लास, ठीक है। तो मैं चलूँगा न्यू, एंड न्यू में सिंपल क्लास बना लेते हैं या इंटरफेस बना लेते हैं, क्योंकि मुझे इंटरफेस की ज़रूरत है। तो इंटरफेस का यहाँ पे ऑप्शन नहीं है, जावा क्लास पैकेज HTML, तो कोई दिक्कत नहीं, क्लास पे क्लिक कर दो एंड इसको मैं बनाऊंगा रेपो नाम के एक पैकेज में। रेपो डॉट लगाने से जो रेपो है वो पैकेज बन जाएगा। तो रेपो डॉट, और नाम दे दूंगा मैं इसका यूज़र रेपोजिटरी, ठीक है। अब आप सोचोगे सर ने तो क्लास बना दी, तो हाँ, बस इसको इंटरफेस बनाने के लिए मैं यहाँ क्या कर दूंगा, इंटरफेस कर दूंगा, ठीक है। तो अब ये क्या बन जाएगा, ये बेसिकली हमारा इंटरफेस बन जाएगा। अब इसमें लिखना क्या है, इसमें बहुत आसान लिखना है। इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, एक्सटेंड करना पड़ेगा। आप CRUD रेपोजिटरी यहाँ कर सकते हो, एक्सटेंड CRUD रेपोजिटरी, देखो, या आप JPA रेपोजिटरी कर सकते हो। अब आप लोग पूछोगे सर इसमें डिफरेंस क्या है, डिफरेंस बेसिकली JPA रेपोजिटरी के पास ज़्यादा मेथड्स हैं और भी ऑपरेशंस और भी फंक्शनलिटी प्रोवाइड करता है, तो मैं JPA रेपोजिटरी यूज़ करूँगा, ठीक है। एंड इसको मुझे जेनरिक टाइप बनाना है, मतलब यहाँ पे मुझे जेनरिक टाइप देना है। तो मुझे दो चीज़ें देनी है, किस ऑब्जेक्ट पे आप ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हो, तो मैं यहाँ पे यूज़र दे दूंगा, एंड उस यूज़र की ID किस टाइप की है, तो मैं यहाँ पे
लॉन्ग दे दूंगा, लॉन्ग टाइप की बेसिकली आईडी है। इसको इंपोर्ट कर लेते हैं भाई, इंपोर्ट कर लेते हैं, इंपोर्ट क्लास एंड इंपोर्ट क्लास, ठीक है। तो बेसिकली इतना काम मुझे करना है। और एक मेथड मुझे चाहिए लोड यूज़र बाय यूज़र नेम। तो बेसिकली मतलब मुझे यहाँ एक मेथड चाहिए, तो मैं लिखूँगा पब्लिक यूज़र, और फाइंडर मेथड आपको पता है, मैं लिखूँगा फाइंड 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 लिख सकते हो, या फिर आप यहाँ पे क्वेरी वाला भी यूज़ कर सकते हो। तो फाइंड बाय और बेसिकली फील्ड का नाम है यूज़र नेम, तो कैमल केस में लिखना है, दैट्स इट। और मैं यहाँ पे स्ट्रिंग यूज़र नेम लिख दो, दैट्स इट। अपने आप से क्या करेगा, ये मेथड को ओवरराइड कर देगा। ओवरराइड करने के बाद इसमें फंक्शनैलिटी को भी ये ओवरराइड कर देगा। तो यहाँ यूज़र नेम मैं सही कर देता हूँ, यूज़र नेम सही कर देता हूँ। अगर आपको कोई दिक्कत है तो यहाँ पे कस्टम फाइंडर मेथड आप बना सकते हो, कस्टम फाइंडर मेथड। यूज़र रिपोजिटरी की स्पेलिंग गलत हो गई, तो यहाँ पे हम लोग स्पेलिंग सही करेंगे, ऑल्ट करेंगे एंड रीनेम कर देंगे इसको, ठीक है। तो आप देखो हर जगह रीनेम हो जाएगा रिपोजिटरी, तो परफेक्ट है। तो अगर आपको कोई टेंशन है इसमें तो आप गूगल पे आओ सिंपल, और यहाँ पे लिख दो कस्टम फाइंडर मेथड स्प्रिंग बूट, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख लो, और आपको कस्टम फाइंडर मेथड के बारे में चीज़ें पता चल जाएंगी। यहाँ पे हाउ टू ऐड कस्टम फाइंडर मेथड स्टैक ओवरफ्लो, तो यहाँ पे आओगे तो आप देखोगे यहाँ पे इन्होंने बता के रखा है फाइंड बाय कस्टमर। तो आप यहाँ देखोगे, इसमें देखो तो यहाँ पे इन्होंने सब कुछ बता के रखा है, ठीक है, कैसे आपको करना है, ठीक है। कस्टम मेथड्स कैसे बना सकते हो, कैसे नहीं बना सकते हो, सब कुछ यहाँ पे बनाया गया है। तो आप यहाँ पे पढ़ सकते हो एंड और भी छानबीन कर सकते हो। इंटरनेट, पूरा इंटरनेट पड़ा हुआ है, तो कहीं से भी आप छानबीन कर सकते हो और निकाल सकते हो, ठीक है। तो हाँ, होपफुली मेरे बताने का मतलब है कि आप यहाँ से चीज़ें देख सकते हो। मैंने यहाँ पे बना लिया है मेथड। ये क्या काम करेगा, ये बेसिकली इसको हम लोग क्या देंगे, इसको हम लोग प्रोवाइड करेंगे यूज़र नेम एंड इट विल, यूज़र नेम देंगे एंड इट विल रिटर्न द यूज़र ऑफ दैट यूज़र नेम ऑफ गिवन यूज़र नेम, ठीक है। तो अभी कहाँ से दिक्कत कर रहा है, ठीक है, अब इसमें दिक्कत आ रही है, ठीक है। तो अब हमारा ये वाला डन हो गया, रेपोजिटरी बन गया। इसी रेपोजिटरी का ये वाला मेथड कॉल करना है। अब इसके लास्ट ऑप्शन चीज़ क्या है, सर्विस। तो कस्टम यूज़र डिटेल सर्विस जो हम लोगों ने बनाया था वो हम लोग यहाँ पे अब काम करेंगे, क्योंकि देखोगे तो इस रिटर्न करना है यूज़र डिटेल। तो अब जो डेटा जब हम लोग के पास डेटाबेस कॉन्फ़िगर नहीं था, तो हम लोग जो चीज़ यहाँ डायरेक्ट रिटर्न कर दे रहे थे, अब हम लोग निकालेंगे ये चीज़ कहाँ से निकालेंगे, ये चीज़ निकालेंगे अपने रेपोजिटरी से। तो यहाँ पे मैं ऑटो वायर कर दूंगा प्राइवेट यूज़र रेपोजिटरी। ऑटो वायर करना तो आपको आता ही है भैया, ऑटो वायर तो करना आता ही है, ऑटो वायर्ड, ठीक है, दैट्स इट। अब मैं ये चीज़ यहाँ पे यूज़ करूँगा, देखो कैसे मैं लिखूँगा दिस डॉट लोड दिस डॉट यूज़र रेपोजिटरी डॉट लोड बाय, देखो लोड बाय यूज़र नेम, और सिंपली मैं यहाँ पे यूज़र नेम पास कर दूंगा। तो जो यूज़र नेम है मैं सिंपली यहाँ पे पास कर दूंगा, और मुझे ये दे देगा अपना यूज़र, परफेक्ट है। अब डेटाबेस से यूज़र मुझे मिल चुका होगा, ठीक है। अब डेटाबेस से यूज़र मिल चुका होगा, तो ये क्या दिक्कत कर रहा है भाई, ठीक है। सो डेटाबेस से ठीक तो है, कोई इशू नहीं, ठीक है, ठीक तो है। ऑटो वायर्ड प्राइवेट यूज़र रेपोजिटरी ऑटो वायर, सही है। चलो इसको कंप्लीट करते हैं, फिर ऊपर देखते हैं। तो अब यहाँ से डेटाबेस मिल चुका है, बट यहाँ से रिटर्न करना मुझे यूज़र डिटेल, बट मेरे पास यूज़र है। तो मैं यहाँ चेक करूँगा इफ़ अगर यूज़र नल हो गया भाई, दैट मीन्स यूज़र नहीं मिला, यूज़र नल हो गया, तो मैं क्या करूँगा, तो उस केस में मैं थ्रो कर दूँगा न्यू, कौन सा एक्सेप्शन नीचे थ्रो कर रहे थे, यूज़र नॉट फाउंड एक्सेप्शन। तो मैं लिख दूंगा यूज़र नॉट फाउंड एक्सेप्शन, और यहाँ पे लिख दूंगा यूज़र नॉट फाउंड, यूज़र मुझे नहीं मिला, ठीक है। एल्स मतलब मुझे यूज़र मिल चुका है, तो मैं रिटर्न करूँगा, इस केस में रिटर्न करूँगा न्यू कस्टम यूज़र डिटेल, और मैं पास कर दूंगा यहाँ अपना यूज़र, दैट्स इट। इतना इम्प्लीमेंटेशन मुझे एक्स्ट्रा ऐड करनी थी अपने इस यूज़र डिटेल में, दैट्स इट। अब आपको कुछ नहीं करना। अब यहाँ पे कोई दिक्कत आ रही, देखते हैं यहाँ पे कौन सी दिक्कत आ रही है यार, ऑटो वायर में, ठीक है। ऑटो वायर यूज़र रिपोजिटरी है, हाँ परफेक्ट है। देन हम ऑटो वायर लगाते हैं, तो यहाँ क्या दिक्कत आ रही है देखते हैं, ऑटो वायर्ड, ठीक है, ऐसे ही कोई दिक्कत आ रही थी,
हमने हटा के लगा दिया तो सही हो गया, परफेक्ट है, सारी इंप्लीमेंटेशन डन है। अब मुझे बेसिकली क्या करना है, हमें बस डेटा 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 अपने डेटाबेस में डालना है। तो हम लोग क्या करते हैं, अपने एप्लीकेशन को रन करते हैं, देखते हैं सारी चीज़ें परफेक्टली चल रही कि नहीं चल रही। तो मैंने सिंपली अपने एप्लीकेशन को रन कर दिया है, और रन करने के बाद हम लोग इस पर देखते हैं क्या चीज़ें, कुछ कमियां रह गई, जो चीज़ें नहीं चली उसको हम लोग इम्प्लीमेंट करते हैं। और बहुत आसान है काम करना, अगर आप एक बार चीज़ें सीख जाओगे तो इससे आसान कोई चीज़ नहीं होती। लेकिन अगर आप नहीं सीखते हो तभी ये चीज़ें दिक्कत करती हैं, और थोड़ा समझने में मुश्किल होती, मतलब थोड़ा ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा मुश्किल होती है, बाकी कोई दिक्कत कोई भी इशू नहीं होता है, ठीक है। सो देखते हैं, सब कुछ चल गया, सब कुछ डन हो गया। इनिशियलाइज्ड हो गया, डेटाबेस में देखते हैं टेबल बन गई है क्या। तो हम लोग आते हैं, इसको रिफ्रेश कर लेते हैं, और टेबल्स में आप देखोगे तो यूज़र टेबल बन चुकी है, यहाँ पे अपने आप टेबल बन गई। जैसे मैंने एप्लीकेशन स्टार्ट किया था, उसमें देखोगे आईडी आ गई, ईमेल आ गया, इनेबल्ड आ गया, पासवर्ड आ गया, रोल आ गया, एंड यूज़र नेम आ गया। सो आई थिंक आप चीज़ देख लेंगे। अब यहाँ पे मुझे बेसिकली क्या करना है, क्योंकि हमारे पास रजिस्ट्रेशन पेज तो है नहीं, और रजिस्ट्रेशन पेज नहीं है तो हम डेटा यहाँ पे लाएंगे कैसे चेक करने के लिए कि लॉगिन हो रहा है कि नहीं लॉगिन हो रहा है। तो या एक ऑप्शन है, आप यहीं पे डायरेक्ट क्या करिए, फिलअप मार दीजिए, यहीं पे आप फिल कर दीजिए डेटा। एक ऑप्शन है कि आप जब आप एप्लीकेशन स्टार्ट कर रहे हो तो ऑब्वियसली बात है आपका कौन सा चल रहा है, जब आप एप्लीकेशन स्टार्ट कर रहे हो तो आपका ये वाला चल रहा है मेन क्लास, और इसके अंदर आप डेटा कुछ ना कुछ सेट कर दो। जैसे चलो हम लोग सेट कर देते हैं, सबसे पहले यहाँ पे हम लोग ऑटो वायर कर देते हैं अपना सर्विस, और सेव करने के लिए हम लोग अपना रेपोजिटरी, तो हम यहाँ पे प्राइवेट यूज़र रेपोजिटरी एंड यूज़र रेपोजिटरी, ठीक है। एंड यहाँ पे सिंपली हम लोग लगा देते हैं ऑटो वायर्ड, ठीक है, ऑटो वायर्ड एंड सिंपल। यहाँ पे हम लोग जैसे ही हमारा ये एप्लीकेशन चलेगा ना, तो ये क्या करेगा, अपने मेन मेथड में आते हैं ना, यहाँ पे ये रहा बेसिकली, दिस इज़ आवर मेन मेथड, ठीक है, ये हमारा मेन मेथड है। तो यहाँ पे जैसे चलेगा, हम यूज़र का एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे, यूज़र इज इक्वल टू न्यू यूज़र, ठीक है। और इसके अंदर क्या क्या चीज़ें पास करनी है, सेट करनी है, यूज़र डॉट सेट आई, सबसे पहले एक आई दे दो। तो आई आप रैंडम जनरेट कर सकते हो, आप एक रैंडम क्लास का ऑब्जेक्ट बना लो यहाँ पे। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे रैंडम बना लेते हैं, रैंडम इज इक्वल टू न्यू रैंडम, ठीक है, रैंडम। एंड मैं क्या करूँगा, यहाँ पे देखूँगा रैंडम, अच्छा उसको स्टैटिक करना पड़ेगा क्योंकि ये स्टैटिक क्लास है। तो एक काम करते हैं, इसको हम लोग नीचे ही रख लेते हैं, या स्टैटिक लगा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, इसको स्टैटिक ही लगा देते हैं, ठीक है, स्टैटिक। अब यहाँ पे मैं लिखूँगा रैंडम डॉट नेक्स्ट इंट, ठीक है। और यहाँ पे मैक्सिमम 100 पास कर दूंगा, जो आईडी बनेगी वो 0 से लेकर 100 के बीच में बनेगी। तो ये क्या कह रहा है, ये कुछ कह रहा है, रिटर्न ठीक है। तो ये बेसिकली इंटीजर रिटर्न कर रहा है, बट मेरे पास लॉन्ग है, तो हम लोग क्या करते हैं, न्यू लॉन्ग, एंड लॉन्ग के बीच में ये चीज़ पुट कर देते हैं, दैट्स इट। तो एक यहाँ पे रैंडम आईडी आ जाएगी। एंड देन हम लोग क्या करेंगे, यूज़र डॉट सेट नेम, यूज़र डॉट सेट ईमेल। तो ईमेल में अच्छा, इस रैंडम नंबर को हम लोग क्या करते हैं, बाहर बना लेते हैं, क्योंकि हम लोग इसको बाद नीचे भी यूज़ करेंगे। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, एक लॉन्ग आईडी ले लेते हैं, एंड देन हम लोग इसको इसमें पुट कर लेते हैं, ठीक है। अब हम लोग आईडी यहाँ पे स्टोर कर देते हैं, परफेक्ट है। एंड ईमेल भी हम लोग क्या करेंगे, ऐसे लेंगे, यहाँ पे लिखेंगे यूज़र, एंड यूज़र के बाद सिंपली मैं लगाऊंगा यहाँ आईडी, एंड देन मैं लगाऊंगा @gmail.com, ठीक है। एंड सिर्फ यूज़र डॉट पासवर्ड में भी, यूज़र डॉट सेट पासवर्ड में भी लिखूँगा यूज़र, एंड देन मैं यहाँ लगा दूंगा आईडी, ठीक है। और यूज़र डॉट सेट नेम में भी सेट, और क्या कहता, सेट ईमेल आईडी इनेबल्ड में मैं क्या कर दूंगा, ट्रू कर दूंगा, ठीक है। और क्या क्या चाहिए, यूज़र डॉट सेट इनेबल्ड ईमेल यूज़र नेम, बस, ठीक है। रोल यहाँ पे हम कर देते हैं एडमिन, ठीक है, रोल हम यहाँ पे एडमिन कर देते हैं। तो मुझे चाहिए 1 2 3 4 5 चीज़ चाहिए। इसके पास हैं कितनी चीज़ें, देख लेते हैं भाई, इसके पास हैं कितनी चीज़ें, इसके पास 1 2 3 4 5 6 चीज़ें हैं। क्या मिस हो गया, पासवर्ड, यूज़र नेम, ईमेल, पासवर्ड, यूज़र नेम नहीं सेट किया, आईडी, ईमेल, पासवर्ड, हाँ यूज़र नेम नहीं सेट किया, तो यूज़र नेम भी सेट कर देते हैं, यूज़र डॉट सेट यूज़र नेम। बेसिकली मैं लिखूँगा
यूज़र एंड आईडी, बस। तो मैंने बेसिकली ये चीज़ कर दिया। लास्ट चीज़ में क्या करूँगा, दिस डॉट यूज़र रिपोजिटरी डॉट सेव, एंड सेव में मैं पास कर दूँगा, क्या पास कर दूँगा भाई, सेव में मैं पास कर दूँगा अपना यूज़र, दैट्स इट। सेव में अपना यूज़र पास करूँगा। दिस हटा देते हैं, ठीक है। अब दिस हटा देते हैं तो ये चीज़ एक्सेस नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, क्योंकि ये नॉन स्टैटिक है एंड ये हमारा स्टैटिक है। तो हम लोग क्या करते हैं इस चीज़ को एक्सेस करने के लिए, हम लोग एक काम करते हैं, ये सारी चीज़ एक मेथड के अंदर कर देते हैं, देन वो मेथड यहीं पे कॉल कर लेंगे, ठीक है। तो हम लोग ये सारा चीज़ एक मेथड के अंदर रख देते हैं, पब्लिक वॉइड क्रिएट यूज़र्स, ठीक है। क्रिएट यूज़र या यूज़र्स इसके अंदर रख देते हैं। एंड अब आप रैंडम को स्टैटिक नहीं भी करोगे कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। रैंडम को स्टैटिक नहीं करोगे कोई भी दिक्कत नहीं है। एंड हमारा डेटा सेव हो जाएगा। सेव होने के बाद ये कुछ रिटर्न भी करेगा, ये सेव्ड यूज़र रिटर्न कर देगा, तो मैं उसको प्रिंट कर दूंगा, ठीक है। सेव को प्रिंट कर दूंगा, दैट्स इट, ठीक है। अब इसको यहाँ पे कॉल करते हैं। कॉल करने के लिए सिंपल आप ऑब्जेक्ट बनाओ, अपने क्लास का ऑब्जेक्ट बना सकते हो, इस क्लास का ऑब्जेक्ट बना सकते हो, बट अब आप अपने मेथड को स्टैटिक कर दो, ठीक है। तो इस मेथड को डायरेक्ट यहाँ पे कॉल कर, लेकिन ये जब स्टैटिक होगा तो फिर से आपको रैंडम में स्टैटिक चाहिए होगा, ये भी स्टैटिक चाहिए होगा। तो हम लोग क्या करते हैं, सिंपल तरीका है, हम लोग यहाँ पे लिखते हैं न्यू JWT ऑथेंटिकेशन एप्लीकेशन, एक नया ऑब्जेक्ट बना लेते हैं एंड डॉट, और हम लोग कॉल कर लेते हैं क्रिएट यूज़र्स, दैट्स इट। तुम्हारा यूज़र क्रिएट हो जाएगा। ये सिंपल एक तरीका था, एक ऐसे ट्रिक था फेक यूज़र को क्रिएट करने का। और भी बहुत सारे तरीके हैं, आप फेक यूज़र यहाँ से भी थ्रेड भी क्रिएट कर सकते हो यहाँ पे इम्प्लीमेंट करके, ठीक है। बट हमने एक सिंपल तरीका यूज़ किया जिससे कि कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। सब लोग को ये आसानी से समझ में आ जाए। तो मैंने एप्लीकेशन अपना फिर से क्रिएट कर दिया, चला दिया, और देखते हैं यूज़र क्रिएट होता है कि नहीं। देन हम लोग लॉगिन करके चेक करेंगे, ठीक है। लॉगिन करके चेक करेंगे। सो देखेंगे चल रहा है, सब कुछ परफेक्टली चल रहा है। देखते हैं क्रिएट हो रहा है कि नहीं। तो आप देखोगे यहाँ पे कोई नल पॉइंटर एक्सेप्शन आ गई, ठीक है। नल पॉइंटर एक्सेप्शन कहाँ, 30वें लाइन पे आ गई, यहाँ पे एक्सेप्शन आ गई। इसका मतलब पता है क्या, इसका मतलब हमारा यूज़र रिपोजिटरी अच्छे से नहीं क्रिएट हुआ। तो गाइस यहाँ पे नल पॉइंटर एक्सेप्शन आ रहा है, आपको पता है। तो हम लोग क्या करेंगे, सिंपल हम लोग ये तरीका नहीं यूज़ करेंगे, डायरेक्ट हम लोग ऑब्जेक्ट नहीं बनाएंगे, शायद इसीलिए एक्सेप्शन आ रही है। हम लोग यहाँ पे एक थ्रेड यूज़ करेंगे, और थ्रेड यूज़ करके ये वाला मेथड कॉल करेंगे। कैसे, देखिए सिंपल हम लोग इम्प्लीमेंट कर लेंगे, इसका नाम होगा कमांड लाइन रनर, और ये मुझे एक थ्रेड प्रोवाइड कर देगा, ठीक है। इम्प्लीमेंट करेंगे और रन मेथड यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर लेंगे। और ये जो मेथड है हम लोग क्रिएट यूज़र कॉल कर रहे थे, वो हम सिंपली यहाँ पे कॉल कर लेंगे, ठीक है। तो आप देखोगे आपको मेन मेथड के अंदर कोड नहीं करना होगा, और जैसे हमारा एप्लीकेशन रन होगा सिंपल ये वाला थ्रेड चल जाएगा, और ये वाला जैसे थ्रेड चल जाएगा हमारा क्रिएट यूज़र ये वाला कॉल हो जाएगा, और ये सारा काम हो जाएगा हमारा जो हम लोग ने किया है, ठीक है। सो एक बार देखते हैं, रन करते हैं। अगर इसमें भी कोई प्रॉब्लम आ गई तो हम लोग उसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। बट आई थिंक आनी नहीं चाहिए प्रॉब्लम, ठीक है। हम लोग आई थिंक आनी नहीं चाहिए, हम लोग क्योंकि हम लोगों ने उसमें डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बना दिया था, इससे प्रॉब्लम हो रही थी, ठीक है। यहाँ पे देखते हैं क्या दिक्कत होती है, ठीक है। सो ठीक है, सो परफेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। आप देखोगे यहाँ पे इंसर्ट की क्वेरी चली, इंसर्ट यूज़र ईमेल इनेबल्ड पासवर्ड रोल यूज़र नेम आईडी, और यहाँ पे सिंपली सब कुछ देखो क्वेरी परफेक्टली डन हो गई, और यहाँ ऑब्जेक्ट प्रिंट हो गया। इसका मतलब ये डेटाबेस में पहुँच चुका होगा। हम यहाँ पे आएंगे और अपना डेटाबेस रिफ्रेश करें, सो आप देखोगे, रिफ्रेश कर देते हैं, तो आप देखोगे यहाँ पे हमारा डेटा पहुँच चुका। अगर हम दोबारा एप्लीकेशन चलाएं तो हमारा दूसरा यूज़र पहुँच जाएगा, आप देखोगे। और ये सिंपल इसीलिए हो रहा है क्योंकि हमारा ये रन मेथड एग्जीक्यूट हो जा रहा है, और रन से क्रिएट यूज़र कॉल हो जा रहा है, ठीक है। क्रिएट यूज़र कॉल हो जा रहा है। सो आई थिंक आप समझ पा रहे होगे ये चीज़ जो मैं कहना चाह रहा हूँ, ठीक है। देख लो सिंपल, फिर से आप देखोगे फिर से नया यूज़र आ गया, और इस बार हमारा यूज़र नेम है यूज़र11, और मैं सिंपली यहाँ पे रिफ्रेश मारता हूँ, एंड आप देखोगे एक यूज़र हमारे पास और आ गया एडमिन रोल का, ठीक है। तो इस तरीके से हम ये, क्योंकि अभी तो मैनुअल बना रहे हैं, जब आप रजिस्ट्रेशन करोगे तो आपको ये ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। अगर आपको रजिस्ट्रेशन की वीडियो चाहिए तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में करो, मैं रजिस्ट्रेशन की भी वीडियो बना दूंगा करके, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, हम लॉगिन करते हैं इस यूज़र नेम और इस आईडी से, जो पासवर्ड है यूज़र71 एंड यूज़र नेम भी यूज़र71 है, इससे लॉगिन करते हैं, देखते हैं लॉगिन होता है कि नहीं होता है, ठीक है। तो हम लोग अपना एप्लीकेशन ओपन करते हैं एंगुलर वाला, और एंगुलर वाला एप्लीकेशन ओपन करने के बाद हम लोग चलाते हैं, ठीक है। तो हम लोग का सिंपल यहाँ पे ओपन है अपना एंगुलर का एप्लीकेशन, सिंपल फ्रंट एंड वाला, और ये वाला हमारा वही एप्लीकेशन का एडमिन पोर्टल, ये वाला नई एप्लीकेशन का देखते हैं। हम लोग चलते हैं ओपन रिसेंट में चलते हैं, और यहाँ पे लॉगिन ऐप है, ये वाला ओपन कर लेते हैं, ठीक है। अपना सिंपल एप्लीकेशन ओपन कर लेंगे, सब कुछ बंद कर देते हैं। हाँ, सिंपल हम लोग अपना इसको रन कर देते हैं ng सर्व, ठीक है, ng सर्व, ठीक है, ng सर्व।
और देखते हैं यहाँ से हम लोग लॉगिन करने का ट्राई करते हैं अपने इस यूज़र नेम एंड पासवर्ड, पहले वाले यूज़र नेम पासवर्ड से यूज़र 7 1 देन यूज़र 11 एंड देन यूज़र 11, ठीक है। एंड देन हम लोग एक नया यूज़र बना के एंड फिर से लॉगिन करेंगे, देखते हैं लॉगिन होता है कि नहीं, डेटाबेस से काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है। सो बस वेट कर लेते हैं, ये वाला एप्लीकेशन हमारा चल जाने देते हैं, ठीक है। ये वाला एप्लीकेशन यहाँ ng सर्व आप लिख के इसको चला सकते हैं, कोई इशू नहीं। इसको वेट करते हैं जब तक ये चलता है। तो हमारा एप्लीकेशन सिंपली चल चुका है यहाँ पे, और सिंपली हम लोग इस URL पे क्लिक करके हमारा ब्राउज़र ओपन कर लेंगे। सो आप देखोगे हमारा ब्राउज़र पॉपअप हो रहा है, और सिंपली यहाँ पे हमारा लॉगिन ऐप थोड़ी देर में यहाँ पे ओपन हो गया, ठीक है। अब सिंपली हम यहाँ पे लॉगिन हियर पे क्लिक करेंगे, लॉगिन पे आ जाएंगे एंड हम लोग यहाँ पे ट्राई करेंगे यूज़र पासवर्ड एक बार देख लेते हैं, यूज़र नेम देख लेते हैं 7 यूज़र 7 एंड यहाँ पे यूज़र 7 सिंपल लॉगिन करेंगे। सो आप देखोगे आपका परफेक्टली लॉगिन हो गया। आप देखोगे वेलकम टू एडमिन पैनल और गेट डिटेल आ गया। सिंपल क्लिक करके आप यूज़र इज़ दुर्गेश डिटेल को क्लिक कर सकते हैं। दैट मीन्स इस यूज़र से हम लोगों ने सिंपली लॉगिन कर लिया। और आप यहाँ पे आओगे तो आप देखोगे यहाँ पे क्वेरी भी फायर होगी, देखिए सेलेक्ट की क्वेरी फायर हुई है, ठीक है। दैट मीन्स आपका जो यूज़र नेम वहाँ भेजा था वो बैकएंड पे यूज़र 7 यूज़र 7, आप इसको फिर से लॉग आउट कर दीजिए, उसको लॉग आउट कर दीजिए एंड सिंपल हम लोग फिर से अब दूसरे यूज़र से लॉगिन करके मैं दिखाता हूँ डेटाबेस के यूज़र 11 एंड यूज़र 11। तो हम लोग यहाँ पे आ जाते हैं एंड यहाँ पे यूज़र 11 एंड यूज़र 11, ठीक है। तो यूज़र 11, ठीक है, लॉगिन करते हैं। सो आप देखोगे फिर से उस यूज़र से भी लॉगिन हो गया। अब आप ऐसा सोचोगे कहीं हर यूज़र से तो लॉगिन नहीं हो रहा, तो मैं एक बार दिखाता हूँ गलत डिटेल डाल करके, ठीक है। तो मैं यहाँ पे यूज़र 12 डाल देता हूँ एंड यूज़र 12 डाल देता हूँ और लॉगिन करता हूँ, तो इससे लॉगिन नहीं होगा। और आप अगर कंसोल चेक करोगे तो यहाँ पे आपको एरर मिल चुकी होगी, देखिए फिर से मैं लॉगिन करता हूँ बटन। सो आप देखोगे एरर यहाँ पे मिल चुकी है एरर। और यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे स्टेटस में देखिए HTTP रेस्पॉन्स करके आ रहा है, फेल आ रहा है कुछ, ठीक है, HTTP रेस्पॉन्स एरर आ रहा है। तो आप यहाँ पे हेडर देख सकते हो, मैसेज देख सकते हो, मैसेज देख सकते हो, मैसेज क्या दिख रहा है, HTTP रेस्पॉन्स फॉर हेडर करके कुछ आ रहा है, ठीक है। सो अब यहाँ पे मतलब यहाँ पे हमारा बाकी यूज़र से लॉगिन नहीं हो रहा है। आप देखोगे तो यहाँ से प्रॉपर मिल रहा है बैड क्रेडेंशियल्स, मतलब हमने बैड क्रेडेंशियल डाला है। देखो सर अभी फ्रंट एंड में हम लोगों ने इतना इंप्लीमेंट नहीं किया, बट आप लॉगिन करोगे तो सिंपल यहाँ पे देखोगे ये बैड क्रेडेंशियल की एक्सेप्शन थ्रो कर रहा है। इसका मतलब आपका क्रेडेंशियल परफेक्ट नहीं है, गलत है। और अगर आप सही डालते हो 7 की जगह 1 कर देते हो एंड इसको भी हम लोग 1 कर देते हैं एंड लॉगिन करते हैं। सो आप देखोगे आपका यूज़र लॉगिन हो गया, आप डिटेल को भी गेट कर पाओगे, ये देखिए डिटेल को भी गेट कर पाओगे, ठीक है, सर्विसेज भी यूज़ कर पाओगे, परफेक्ट है। तो इसका मतलब एंगुलर का एप्लीकेशन चल रहा है। आप एक और यूज़र क्रिएट करके देख सकते हो। मैं फिर से अपना एप्लीकेशन चलाता हूँ, एक नया यूज़र क्रिएट हो जाएगा। सो अब हम लोग क्या करते हैं, एक नया यूज़र क्रिएट कर लेते हैं। देखो 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 नया यूज़र क्रिएट हो जाएगा, इसको हम लोग क्लियर कर देते हैं। सो इस बार जो यूज़र है वो यूज़र 28 है एंड यूज़र 28 पासवर्ड है। यहाँ पे रिफ्रेश करके आप डेटाबेस में भी चेक कर सकते हो, यूज़र 28 एंड यूज़र 28। आप यहाँ से इस बार हम लोग यूज़र 28 से लॉगिन करेंगे, यूज़र 28 एंड सिंपल लॉगिन कर देंगे। सो आप देखोगे वेलकम टू एडमिन पेज, एडमिन पैनल एंड गेट डिटेल। सो परफेक्टली आपका लॉगिन हो रहा है। बस आप रजिस्ट्रेशन पेज बना दो, यहाँ रजिस्ट्रेट बटन रख दो और जो डिटेल यहाँ पे हम लोग डेटाबेस में ली है वो सारी डिटेल आप लेकर के सिंपली डेटाबेस में सिंपली भेज दो। अगर आप इनक्रिप्ट करना चाह रहे हो कर दो, पासवर्ड वगैरह को नहीं करना चाह रहे हो सिंपली सेव कर दो, टोटली डिपेंड करेगा आप पे। सो इस वीडियो में हम लोग ने डेटाबेस के साथ भी इसको इंप्लीमेंट कर लिया। ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब आप कोई काम करोगे तो ऑब्वियसली बात डेटाबेस के साथ ही काम करोगे। अगर आप सिंपल सिखाने के लिए कर रहे थे तो हम लोग नॉर्मल फेक सर्विस यूज़ कर लेता, बट जब भी आप कोई काम करोगे तो नॉर्मल डेटाबेस के साथ तो करना ही करना है। तो ये वीडियो काफ़ी लंबी होगी और काफ़ी चीज़ें मैंने आपको सिखाया, बहुत सारी रिक्वेस्ट आई थी। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और शेयर करना भी मत भूलिएगा, क्योंकि मैं लाता रहता हूँ ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।